हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं ये गच्चे मारती फिरती हूँ बीच बीच में इसके लिए, बट अब भले लेट हो जाए करे, मैं डेली अपडेट दूंगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, पिछले वाले पार्ट में मैंने लास्ट में बकेट बकेट बोला था, वो बकेट नहीं है, बास्केट है। बास्केट में फ्रूट रखे हैं, वो क्या था, फ्लो में मैं गलत बोल गई। एंड सेकेंड थिंग, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शुयांग और विंग ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, या कहें विंग ने शुयांग के हाथ पकड़े हुए थे, जिसे देखकर वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था। उसकी पकड़ उस बास्केट पर, साथ ही साथ अपनी बिचन पर, दोनों पर कस गई थी और वो घूर कर शुयांग को देख रहा था। वांग जी विंग को नहीं देख रहा था, शुयांग को देख रहा था गुस्से में। और शुयांग, जिसे लग रहा था कि आज वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने वाला है। उसके दिमाग में चल रहा था कि वांग जी से उसका गर्दन काटेगा या उसके हाथ काट के छोड़ देगा, क्या करेगा। तभी वो बास्केट लेकर के वहाँ आया, विंग और शुयांग के बीच में, क्योंकि वो दोनों थोड़ा दूर हट गए थे। वांग जी को देखने के बाद ही विंग ऑकवर्डली वांग जी की तरफ देख रहा था। उसका प्लान सब कुछ बर्बाद हो गया था, एंड अभी क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने बास्केट को विंग की तरफ किया, विंग ने बास्केट को पकड़ लिया। तभी अचानक से जो मूव हुआ ना, विंग रिएक्शन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वांग जी ने जैसे ही बास्केट को विंग को पकड़ाया, उसकी बिचिन खुलकर उसके हाथ में आ गई और उसने सीधे शुयांग के गले पर पॉइंटिंग किया। शुयांग खुद भी शॉक में था। ये इतना जल्दी हुआ था कि उनमें से दोनों में से किसी को भी कुछ भी रिएक्शन देने का टाइम नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था 1 इंच और वांग जी आगे बढ़ा, वो तलवार सीधे शुयांग के गले के आर पार हो जाएगी। विंग तुरंत ही वहाँ आया, उसने कहा, अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, ये वो मेरा दोस्त है। उसने वांग जी की तलवार को थोड़ा हटाने की कोशिश की, उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने फिर विंग की तरफ देखा और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुयांग वहाँ से रफा दफा हो गया तुरंत ही। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, उम्मीद तो विंग ने भी नहीं की थी। देन वांग जी ने अपनी तलवार को अपने म्यान में रखा, विंग ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी अब विंग की तरफ देख रहा था गुस्से में। वो इतना आग बबूला हो रहा था गुस्से में कि क्या ही पूछे कोई। विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी ने बस उसका हाथ हटाया अपने हाथ से, उस बास्केट को जो कि नीचे गिर गई थी, उसे उठाया और विंग के हाथों में पकड़ाया, वहाँ से चल दिया बिना कुछ कहे। विंग बहुत कंफ्यूज था कि ये क्या था, मतलब ये इंसान है कैसा, उसके दोस्त को बेवजह मारने वाला था। विंग को ना कुछ समझ नहीं आया, वो फिर भी वांग जी के पीछे दौड़ा। उसने कहा, अरे गा, रुको तो मिस्टर लान, लान वांग जी, लान जान। ये इंसान बहुत खड़ूस है, मुझे इसी को पसंद करना था। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ा और वांग जी का हाथ फिर से पकड़ लिया। वांग जी रुक तो गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने उसे अपनी तरफ किया और कहा, हेलो मास्टर लान, आप क्या कर रहे थे अभी वहाँ, आपने मेरे दोस्त को क्यों मारा। विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, इसलिए वो उल्ट पटांग सी चीज़ें जो उसके मुंह में आ रहा था सब बके जा रहा था। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, नाश्ता करो और वापस चले जाना। ऐसा बोलकर वो जाने लगा। विंग ने उसका हाथ फिर से पकड़ा, फिर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी ने कहा, कहीं नहीं। वो बहुत कोल्डली बात कर रहा था, इतना कोल्ड जितना वो पहले करता था। लेकिन बीच में इन दिनों में वांग जी जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो गया था ना, वो सॉफ्टनेस जैसे रफा दफा हो गई थी। विंग सोच रहा था, क्या वो नौटंकी करना जानता है, उसने उन दिनों तो नाटक किया था। विंग ये सब सोच रहा था, और इसी सोच में कब वांग जी वहाँ से खिसक लिया उसे पता ही नहीं चला। जब वो होश में आया तो उसने खुद से कहा, मैं भी ना, वो चला गया, मेरा प्लान भी फेल हो गया, मैं क्या करूँ। एक ये शुयांग, इसकी वजह से नहीं यार, उसने तो बहुत मदद की थी, उसकी वजह से नहीं, मैं ही पागल हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने खुद के ही सर में हिट किया। पास ही के एक पेड़ पर जाकर वो बैठ गया, फिर से बंदरों की तरह लटकते हुए वही फल खाने लगा। खाते खाते वो बोर हो गया। उसने उस बकेट को अपनी उस पोटली में रख लिया जो अपने साथ लेकर आया था। उसकी छोटी सी पोटली में बहुत सारा सामान मा सकता है, उसने उसमें डाल दिया उसको। एंड देन खुद से ही कहने लगा, वैसे भी मैं इतने दिनों के बाद बाहर निकला हूँ, कितनी अच्छी हवा है, कितना अच्छा मौसम है। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, हल्का हल्का सा मौसम हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विंग को इस हवा में बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर वो इतने दिनों के बाद कमरे से बाहर आया है, उसे अच्छा लगेगा ही।
वो एक पंछी की तरह है। यूनमक में भी वो अपनी हीट के दौरान भी कभी कमरे में बंद नहीं रहता था, हमेशा बाहर घूमता रहता था। विंग बस जंगल में घूम रहा था, अपनी स्वॉर्ड पर उड़ रहा था। तभी उसने देखा एक जगह पर वांगजी खड़ा है, या कहो किसी चीज से बंधा है। वो वहां गया। उसने देखा कि वांगजी को किसी ने तो पेड़ से बांध दिया है और वांगजी हिल भी नहीं रहा है। उसकी गर्दन झुकी हुई है, जैसे कि लटक रही है उसकी कंधे से। विंग पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान था, देन धीरे धीरे उसे कुछ दिखा। वांगची की साइड गर्दन पर एक साइड में एक पिन लगा हुआ था, बेहोशी करने वाला पिन। निडल, ये यहाँ कैसे आया? विंग ये सोच ही रहा था, तभी किसी की तो आवाज़ आई। वो आवाज़ उससे कह रही थी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो हमारे इलाके में? तुम घुसपैठिया हो ना? हमारा सामान चुराने आए हो फिर से? विंग डर गया पहली नज़र के लिए। देन उसने अपनी तलवार निकाली और उसी आवाज़ की तरफ पॉइंटिंग किया। उसने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। कौन कौन है यहाँ? तभी वहाँ से दो लोग सामने निकल के आए। दिखने में तो वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, ग्रामीण परिवार के लग रहे थे, लेकिन हाथों में स्वॉर्ड थी, मतलब वो कल्टीवेटर्स थे। विंग ने कहा, तुम हो कौन और तुमने उसे क्यों बांधा है? क्या किया है तुमने उसके साथ? उनमें से एक इंसान ने कहा, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो घुसपैठिया है, तुम भी घुसपैठिया हो ना? विंग ने कहा, नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ, ना ही वो घुसपैठिया है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। उस दूसरे वाले इंसान ने कहा, हमें गलतफहमी हो ही नहीं सकती। हमारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, हम सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। तुम घुसपैठिया हो, हमारे यहाँ खाना चुरा के आए हो। कपड़ों से देखकर तो तुम दोनों को लगता है तुम दोनों कहीं कहीं बड़े अच्छे क्लान से बिलोंग करते हो, फिर भी ऐसा घटिया काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और कुछ ही मिनटों में वो विंग जो था ना बेचारा, बहुत सारे लोगों से घिर गया था। उन्हीं की तरह रोब्स पहने हुए, ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए बहुत सारे लोग आसपास घूम रहे थे। विंग समझ गया कि ये ग्रामीण इलाका है, ये लोग कल्टीवेटर्स तो हैं और ये अपने ग्रामीण लोगों की रक्षा करते हैं। विंग उनसे बोलना चाहता था कि वो कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई खाना चुराने वाला नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर भी उसी निडल का प्रयोग कर दिया गया था। वो भी बेहोश होकर वहीं गिर गया था। धीरे धीरे वांगची ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते हुए वो पहले तो कंफ्यूज था, तब उसे किसी की फैमिलियर आवाज़ आई जो हंसते हुए बोल रही थी, और नहीं तो क्या, हम तो ऐसा ही करते थे और तुम्हें इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा मैं। वांगची ने उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ वही इंसान बैठा था जिससे वो गुस्सा होकर के इस इलाके में आ गया था, विंग, जो कि हंसते हंसते किन्हीं दो लोगों से बातें कर रहा था एक टी टेबल पर बैठ करके। वांगजी को गुस्सा आ रहा था, विंग फिर से किसी और से बातें कैसे कर सकता है। वांगजी ने उठने की कोशिश की, तभी उन तीनों ने वहाँ देखा कि थोड़ी सी आवाज़ हुई। विंग वहाँ आया, उसने वांगजी को थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की, पर वांगजी ने उसका हाथ हटा दिया। विंग ने कहा, तुम अभी भी गुस्से में हो? तुम्हारी वजह से पता है आज हम मरते मरते बचे। मैं और कभी अपने गुस्से पे काबू रखोगे तुम लांस भी ना कैसे इंसान होते हो? वांगजी उठकर वहाँ से बैठ गया। उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन जहाँ तक उसे याद है वो तो जंगल में था और एक ट्री को हिट कर रहा था अपने हाथ से। उसके हाथ में शायद चोट भी थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहाँ कुछ पट्टियाँ बंधी हुई थी, इसका मतलब उसके हाथों को ट्रीट किया गया था। लेकिन वो यहाँ आया कैसे, उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वी ने कहा, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा ना। इनकी निडल्स हैं ही कमाल की। वैसे तुम इससे मिलो, ये है सॉन्गलैन और ये है साउशनशन। ये इस एरिया में ना पहरेदारी करते हैं, यहाँ कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन ये ग्रामीण इलाका है। तुम यहाँ ना आ गए होगे और इन्होंने देखा कि तुम इनके पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहे थे, इसलिए इन्होंने तुम्हें निडल छुपाकर बेहोश कर दिया और तुम्हें पेड़ से बांध भी दिया। वो तो भला हो मेरा जो मैंने तुम्हें देख लिया था, क्योंकि मैं सच में अपनी स्वॉर्ड पर फ्लाई कर रहा था और फिर मैं वहाँ आया, इन लोगों ने मुझे भी बेहोश कर दिया। भला हो इन इंसान का। उसने सॉन्गलिन की तरफ इशारा किया और कहा, इसका भला हो, इसने पहले मुझे जगाया और फिर मुझसे पूछा कि मैं कर क्या रहा था। तब जाके मैंने बताया कि मैं जंगलन का राजकुमार हूँ। इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने मेरा जेट टोकन दिखाया, तब जाके ये लोग माने। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, ये लोग मानने को तैयार नहीं कि तुम लान क्लान के सेकंड प्रिंस हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? वांगजी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना हाथ अपने फोरहेड पर घुमाया।
जहाँ पर उसका फोरहेड रिबन नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया। विंग ने हंसा और कहा मुझे माफ़ करना हाँ, लेकिन तुम्हारा रिबन वहीं थोड़ा सा ढीला हो गया था और वो गिरने वाला था, तो मैंने उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। विंग ने उस रिबन को अपने रोप से निकाल कर वांग जी के हाथ में रखा। वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग को नहीं पता इस रिबन का मतलब क्या है, लेकिन वांग जी को तो पता है ना। वांग जी एकदम शॉकिंगली विंग को देख रहा था। साथ ही साथ वो जो दो कल्टीवेटर्स थे वो भी उन दोनों को देख रहे थे शॉक में। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। कैसे? साउसन ने कहा तो तुम दोनों शादीशुदा हो? विंग था जो अब शॉक हो गया था। उसने उनकी तरफ शॉकिंगली देखा और कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं और शादी? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से नहीं करनी। हाँ, इसे तो बिल्कुल नहीं। उसने ये कह तो दिया था, उसके बाद उसे पछतावा हो रहा था उसने क्यों बोला। देन वांग जी ने भी कहा नहीं। उन दोनों ने पूछा फिर ये फोरहेड रिबन? वांग जी ने बस उन्हें घूर कर देखा और उन दोनों को समझ आ गया कि राजकुमार नहीं चाहते कि वो दोनों विंग को कुछ भी बताएं। विंग ने फिर से पूछा लेकिन तुम दोनों को ऐसा लगा क्यों? उन दोनों ने कहा बस आप दोनों साथ में थे इसलिए। उन्होंने झूठ बोल दिया था, क्योंकि वो राजकुमार के क्रोध का शिकार तो नहीं होना चाहते। फोरहेड रिबन मिलने के साथ ही उन्हें समझ आ गया था कि ये राजकुमारी है, क्योंकि ऐसा रिबन सिर्फ और सिर्फ प्लान फैमिली के पास ही होता है, जिस पर क्लाउड्स का पैटर्न बना होता है चांदी के धातु से। वांग जी ने अब जाकर के विंडो के बाहर झांका, जहाँ से रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि आज काली अंधेरी रात है, और अगर वो दोनों यहाँ से निकले तो पता नहीं किस किस जानवर का शिकार हो जाएंगे। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये जंगल है। उन दोनों ने अब क्या सोचा ये तो वही जानते हैं। सोंगनान साउसन ने कहा तुम दोनों कल सुबह निकल जाना, आप दोनों यहाँ रुक सकते हैं। आप चाहें तो आपको दूसरा रूम दें? वांग जी ने कहा लेकिन विंग ने तुरंत कहा नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों वैसे भी एक रूम में पहले भी रह चुके हैं। ऐसा उसने हंसते हुए कहा। साउसन और सोंगलान बस नोट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये दोनों मैरिड नहीं हैं, लेकिन एक रूम में रुक चुके हैं। शायद लवर्स होंगे, और शायद मास्टर वी को कुछ बताना नहीं चाहते कि फोरहेड रिबन का मतलब क्या है। खैर उन्हें इससे क्या, उन दोनों ने बस वो किया और वहाँ से चले गए। कुछ टाइम बाद कुछ लोग वहाँ आए खाना लेकर के। वहीं उन्होंने गेट पर खाना रख दिया और वो दोनों भी चले गए। विंग ने खाना अंदर कर लिया और वांग जी की तरफ ऑफ़र किया। वांग जी ने खाना देखा, जहाँ पर एक बोल था जिसमें बिल्कुल ब्लैंड फूड था और दूसरे में खूब सारा स्पाइसी फूड था। वांग जी कन्फ्यूज़ था, उसने विंग की तरफ कन्फ्यूज़न में देखा। विंग ने कहा क्या? ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तुम भी खाओ ना। वांग जी ने पूछा फूड में ब्लाइंड ब्लाइंड फूड? तो विंग ने कहा आहा, अरे मैंने बताया था उन्हें कि तुम ना स्पाइसी नहीं खाते और मैं नॉन स्पाइसी नहीं खाता, तो उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग खाना बनवाया है, अब खाओ। वांग जी को इतना समझ आ गया ये बड़बोला बिल्कुल चुप नहीं रह सकता, इसने सब कुछ बता दिया होगा। सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ तो बकी दिया होगा उन दोनों के सामने। वांग जी ने बस अपना सर नामे हिलाया। विंग ने पूछा क्या हुआ? वांग जी ने कहा कुछ नहीं। उसने बोल उठाया और खाना खा लिया। खाने के बाद अब बारी थी सोने की। बर्तन वगैरह उन्होंने बाहर भेज दिए थे, लेकिन अब सोया कहाँ जाए, यहाँ एक बेड है वो भी छोटा सा। तो वांग जी ने कहा मैं फ्लोर पर सो जाता हूँ। विंग ने फिर कहा नहीं नहीं, पिछली बार तुम फ्लोर पर सो गए थे, तो इस बार मैं सो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इससे? वांग जी ने नाम में अपना सिर लाया और कहा कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगा। उसने एक ब्लैंकेट निकाला और वहीं नीचे बिछा दिया और वहाँ लेट गया, विंग को कुछ बोलने का मौका दिए बिना। विंग सोच रहा था ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। विंग अपने बेड पर आकर के सो गया। अब विंग तो विंग है, इतनी जल्दी उसे नींद आती है क्या? वो बस इधर उधर देख रहा था, लेकिन वांग जी तो वांग जी हैं। 9 बज चुके थे, उसकी नींद लग चुकी थी। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रख करके वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में सो गया था, एकदम परफेक्ट। और विंग उसे देख रहा था। उसका फोरहेड रिबन उसके माथे पर नहीं था। वांग जी ने निकाल कर उसे वहीं बेड साइड टेबल पर आराम से फोल्ड करके रख दिया था। विंग ने उस रिबन को देखा, फिर सोचा हाथ लगाऊं या नहीं लगाऊं, वैसे भी मैंने तो लगा ही लिया है। उसने उस फोरहेड रिबन को उठाया और उसे चेक करने लगा, इसमें ऐसा क्या खास है जब वो दोनों इतना भयंकर रिएक्शन दे रहे थे। विंग ने उसे अच्छे से जांचा, तन खुद से कहा
कुछ भी तो नहीं है। एक छोटा सा कपड़ा है सफ़ेद, उस पे चांदी का क्लाउड बना हुआ है। इसमें क्या खास बात है? ऐसा बोलकर उसने उसे वापस से फोल्ड करके वहीं रख दिया वापस से। अभी भी पिंक को नींद तो नहीं आ रही थी। उसने बाहर देखा और बाहर जोरों की बारिश होने लगी थी। पिंक ने कहा, ओह ये और कमी थी। खैर, देन उसने वांगची की तरफ देखा जो पीसफुली सो रहा था। उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो बेड पर गया। वांगजी बिल्कुल उसके नीचे, वहीं बेड के नीचे सो रहा था। विंग धीरे धीरे वहाँ पर अपना हाथ ले गया, मतलब वो बेड पर ही था पर उसने अपना हाथ नीचे लटका दिया था और वहाँ से वांगजी को टच कर रहा था। वांगजी की नींद तो बहुत कमज़ोर है, वो तुरंत ही जाग गया। उसने देखा कि विंग कैसे सो रहा है। ये देख करके उसे थोड़ा अच्छा तो लगा। देन उसने विंग के हाथ को पकड़ा, वापस से बेड पर रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद दोबारा उसे वही एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो दोबारा से विंग का हाथ उसके चीक्स को टच कर रहा था। वांगजी ने फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। इस बार तो हद हो गई, क्योंकि इस बार उसका पैर आया वांगजी के ऊपर, और जहाँ आया ना वहाँ से तो वांगजी जैसे स्टैचू बन गया था, क्योंकि विंग का पैर नीचे लुढ़क कर आया था और वो सीधा वांगजी के प्राइवेट पार्ट पे लगा, जिससे वांगजी तो पूरा का पूरा स्टैचू बन गया था अपनी जगह पे। वो हिल भी नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। विंग जो कि धीरे धीरे अपने पैर को मूव कर रहा था, ये जाने बिना कि उसने किस चीज़ को टच किया है, और वांगजी जो कि बहुत मुश्किलों से अपने आप को रोक रहा था। वो बेचारा क्या करता, उसने अपनी आंखें टाइटली बंद की और उसने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया था और उस बेडशीट को जो उसने बिछाई थी उसको ही उसने टाइटली पकड़ लिया था और वो बस अपने होंठों को अपने दांत तले दबा रहा था, क्योंकि ये उसके लिए ज़्यादा हो रहा है। जिस इंसान को वो पसंद करता है वही ऐसी हरकतें करे तो वो खुद को कैसे रोकेगा। विंग को थोड़ी देर बाद कुछ तो एहसास हुआ कि वो किसी कठोर चीज़ को छू रहा है पैर से। उसने बस हल्के से अपनी एक आंख खोल के देखा, तब उसे पता चला कि उसने क्या क्या कर दिया है। पहले तो वो भी बिल्कुल शॉक में था कि ये क्या हुआ, लेकिन तब भी उसे मस्ती करने का सोचा कि चलो इसी से मस्ती करते हैं। विंग ने अब अपना हाथ भी नीचे गिरा दिया, जो हाथ सीधा वांगजी के लिप्स को टच कर रहा था। विंग ये महसूस कर पा रहा था कि वांगजी ने अपने एक लिप्स को अपने दांतों तले दबा लिया है। विंग को बहुत मज़ा आ रहा था वांगजी के साथ ऐसे खेलने में। वांगजी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसे पता था कि उसे अभी इस इंसान को रोकना पड़ेगा, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसने एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ा और दूसरे से उसका पैर। विंग तो एक पल के लिए डर गया, लेकिन वांगजी ने जेंटली उसके पैर और हाथ को उठाया और वापस से बेड पर रखा और खुद के जो बिस्तर था ना उसका, उसे खींच करके बेड से काफ़ी दूर ले गया और वहाँ जा कर के आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ गया और मेडिटेशन करने लगा। विंग जो उसे खुली खुली आंखों से देख रहा था, आधी खुली आंखों से, उसे ना बहुत बुरी तरह से हंसी आ रही थी। उसने अपना चेहरा वहीं उस पिलो में दबा लिया ताकि उसकी हंसी की आवाज़ वांगजी तक न जाए। वांगजी जिसके मन में ख्याल आ रहा था कि विंग उसे कहाँ टच कर रहा था, तब उसने खुद के माइंड को क्लियर किया और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। वो अपने मन में ही बुद्ध मंत्र दोहराने लगा। जब उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो उसने उन्हीं बुद्ध मंत्रों को बोलना स्टार्ट कर दिया। विंग को उन मंत्रों की आवाज़ आई तो उसे और भी ज़्यादा हंसी आने लगी कि ये इंसान, मतलब ये सब होने के बाद में बुद्ध मंत्र कौन जपता है। हाँ, लांस तो लांस है। कुछ टाइम बाद जब वांगजी को शांत कर पाया, तब खुद उसने दोबारा लेट गया बिस्तर पे और सो गया। दोबारा से विंग ने थोड़ा उठकर देखा और अब उसे सच में बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, गुस्से ही कहा, नहीं विंग, हम जोर से नहीं हंस सकते। देन वो लेट गया और कुछ ही टाइम बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह जब वो उठा तब धूप रूम में अंदर आ रही थी। उसने देखा कि विंडो खुली है, वहाँ से धूप उसके सीधे फेस पर पड़ रही है। कुछ ही दूरी पर उसी दिशा में वांगजी बैठा हुआ है जो कि मेडिटेशन कर रहा है। विंग ने खुद से कहा, ये सच में मॉन्क का मॉन्क है, साधुपंत महात्मा। मुझे इससे प्यार क्यों हुआ? क्या ये मुझे पसंद करता भी होगा? देख के तो लगता ही नहीं है। महात्मा जी किसी को क्या पसंद करेंगे? मुझे तो शायद बिल्कुल नहीं, पर मैं भी विंग हूँ, इसे तो मैं मना कर रहूँगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उठा और वांगजी के पास गया। उसने अपना हाथ हिलाया वांगजी की आंखों के सामने, पर उसकी आंखें तो बंद थी, तो वांगजी कैसे कोई रिएक्शन देता। विंग ने हल्के से बस उसके कान के पास गया,
जब वांग जी को एहसास हुआ कि कुछ तो गर्म उसके कानों के पास लग रहा है, उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर वो बेचारा फिर से स्टिफ हो गया, क्योंकि उसके सामने ना विंग था, जो विंग भी नहीं, उसका फेस नहीं था, बल्कि उसकी चेस्ट थी। भले वो क्लॉथ से ढकी हुई थी, पर विंग को तो विंग की ये हालत देखकर ना वांग जी तो खुद को जैसे कोस रहा था कि वो यहाँ बैठ ही क्यों गया। उसके हाथ फिर से बिछे हुए थे, खुद के ही कपड़ों को उसने टाइटली पकड़ लिया था। बेचारा क्या करे, खुद को कैसे कंट्रोल करे, कैसे रोके। और ये विंग तो हद कर देता है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर वो थोड़ा दूर हट गया और वांग जी की खुली खुली आंखें, खुला खुला मुंह, भाई जो उसका चेहरा था ना, वो देखकर विंग को बहुत ज़ोर से हंसी आई। वो ज़ोर से हंसा। उसने कहा मुझे लगा नहीं था एक महात्मा जी ऐसे ऐसे किसी की कन्फ्यूजन पे हरकत करेंगे। ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारे क्रश ने प्रपोज कर दिया हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। लेकिन वांग जी, जब उसे लगा कि विंग मजाक कर रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि विंग को ऐसे किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसने अपने बिजन को उठाया और वो बाहर चला गया। विंग जो अब हंसना बंद कर दिया, उसने गुस्से से कहा, इसके ऊपर फिर से कोई असर नहीं हुआ। मुझे कैसा पता चलेगा ये मुझे पसंद करता भी है कि नहीं। नहीं करता कि मैं डायरेक्ट पूछ लूँ? नहीं नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसने मना कर दिया तो बिल्कुल नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलकर वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कोई आया उसे बुलाने के लिए। उसने कहा, मास्टर आपको बाहर जाना है, मतलब बाहर आपको हमारे मास्टर बुला रहे हैं। विंग बाहर उठकर आया और बाहर साउथ इंडियन था, जिसे देखकर विंग ने कहा, तो मास्टर मेरे लिए क्या किया है? उसने कहा, हम आपको क्या बोल सकते हैं राजकुमार, आप बस नाश्ता करने के लिए बुलाया था। उसने एक तरफ इशारा किया चलने के लिए। विंग चलता गया और एक जगह आकर रुका जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था, और देखकर ही लग रहा था कि उसने अब तक बात वगैरह सब ले लिया है। वो बढ़िया रेडी है, एकदम साफ़ सुथरा इंसान। विंग ही है जो कि अभी तक नहाया नहीं है। उसने बस ऑकवर्डली कहा कि नाश्ता। साउथ इंडियन ने कहा, बैठिए। उसने एक कुर्सी आगे कर दी, छोटी सी चेयर, उस पर विंग बैठ गया। देन उनको ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ब्रेकफास्ट विंग और वांग जी के अकॉर्डिंग ही था, क्योंकि विंग ने सब बड़बोले ने सब कुछ बोल दिया था कि उन दोनों को क्या क्या खाना पसंद है, वही बनाया गया था। उनका ब्रेकफास्ट हुआ। देन विंग और वांग जी उन दोनों से बोल रहे थे, मतलब विंग ने कहा, क्या हमें चलना चाहिए, मेरा दोस्त भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। दोस्त का नाम आते ही ना वांग जी फिर से गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे शुयंग नहीं पसंद। वो विंग के आसपास भी घूमे ना, विंग को टच करे, उसे गुस्सा जाता है, और विंग ये बात नहीं समझ पाता है। फिर भी वांग जी ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। तभी कोई चिल्लाते हुए आया, मास्टर शाओ, मास्टर शाओ। वो बाहर बाहर शुयांग आया है और वो बोल रहा है, वो धमकी दे रहा है कि हमारे इलाके में अगर उसका दोस्त आया है और हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो वो हम सबको मारेगा। साउचुनचन ने कहा, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, इतना सब कुछ बर्बाद करने के बावजूद वो यहाँ कैसे आ सकता है। शाओ सिंचन और सोंगलन वहाँ गए, विंग भी गया। वो उन दोनों से बोल रहा था कि वो उसका ही दोस्त है, वो दोनों शांत रहें। पर इस मामले में वो दोनों शांत नहीं लग रहे थे। वो लोग विंग को जैसे रिस्पेक्ट करना भी भूल गए थे। वो राजकुमार है फिर भी। वो दोनों शुयांग के सामने खड़े थे, शुयांग उनके सामने खड़ा था। शुयांग अकेला नहीं था जो वहाँ आया था, वेंचिंग थी और काफ़ी सारे अल्फाज थे, और वो सब तलवार लेकर आए थे जैसे खून के प्यासे हों। उन्होंने विंग को देखा तो शुयांग ने कहा, विंग तुम ठीक हो ना? मास्टरलान, क्या आप ठीक हैं? वो ऐसा कंसर्न कर रहा था जैसे कि वो उन दोनों का रक्षक हो, ऐसे कि वो उन दोनों की पहरेदारी में लगा हो, ऐसे रिएक्ट कर रहा था। सोगलन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी को भी मारते फिरते हैं तुम्हारे इलाके की तरह? तुम किसी परिंदा भी अगर तुम्हारे इलाके में आ जाए तो तुम उसे भी मार देते हो। शोएब ने कहा, तुम्हें किसी के बारे में कुछ गलत बोलने का अधिकार नहीं है, और हमारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है शुयांग? शुयांग ने ऐसा साउचुनचन से कहा। विंग उन सबके बीच आ गया। उसने कहा, तुम दोनों प्लीज़ लड़ना बंद करो। शुयांग, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हम रात को इनके यहाँ पे रुके थे, इनके साथ खाना भी खाया था, वो बहुत अच्छे हैं। पर शुयांग उसकी बात से ऐसे कन्विंस नहीं लग रहा था। उसने विंग को चेक किया, उसके हाथ पकड़े और चेक किया, उसकी स्लीव्स को ऊपर किया। और वांग जी, जिसका पारा फट रहा था, इस बात को किसी ने नोटिस किया हो नहीं किया हो, लेकिन शाओ सिंचन ने तो अच्छे से किया था।
उसने विंग को पीछे खींच लिया हाथ पकड़ के, उसे वांग जी की तरफ धक्का दे दिया। विंग गिरने वाला था लेकिन वांग जी ने उसे संभाल लिया। उसे ना शाओ शिनचैन के ऊपर और सुयांग के ऊपर, दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा था। सुयांग ने उसकी स्लीव्स के ऊपर करके उसे देखा और शाओ शिनचैन ने उसे धक्का दे दिया। वांग जी की ग्रिप उसकी तलवार पर फिर से टाइट हो गई। विंग ने खुद से कहा, फिर गड़बड़ हो गई। उसने पीछे मुड़ा और कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ठीक है? पर वो दोनों मान ही नहीं देते। तो विंग ने कहा, मैं चांगक्लंग का राजकुमार तुम्हें आदेश देता हूँ, लड़ना बंद करो। अब जाकर के वो थोड़ा शांत हो गए थे, क्योंकि वो इतने बड़े क्लान से तो पंगा नहीं ले सकते ना, उनके तो छोटे छोटे से कस्बे हैं। तेन शुयांग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मास्टर लान, आप चलिए हमारे साथ। उसने विंग के कुछ भी नहीं कहा। मतलब ऐसा लग रहा था कि विंग से वो जैसे रिश्ता तोड़ चुका हो एक पल में ही। विंग ने कहा, और मैं? शुयांग ने कहा, आप भी चल सकते हैं राजकुमार वी। वो ऐसा बोल रहा था, मतलब हद कर दी उसने, ऐसा विंग सोच रहा था। देन वांग जी और विंग तो निकल गए उनके साथ में। उनके इलाके में आने के बाद में वेंचिंग ने विंग को डांटना स्टार्ट कर दिया। वो विंग को डांट रही थी, वांग जी को बिल्कुल नहीं डांट रही थी। ये बात विंग को बहुत अजीब लग रही थी। मतलब उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो उनका मेंबर हो, फैमिली मेंबर, लेकिन वांग जी से कोई कुछ नहीं कह पाता है, जैसे कि सब लोग उससे डरते हो। पर ऐसा क्यों है? उन्हें उन्हें ये तो पता है कि वो राजकुमार है, विंग का भी तो पता है विंग खुद भी राजकुमार है। क्या विंग ओमेगा है इसलिए उसे डांट देते हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था। शुयांग का सख्त रवैया विंग के खिलाफ था, पर वो वांग जी की रिस्पेक्ट कर रहा था, जैसे एक नौकर अपने मालिक की करता है वैसे। विंग जी से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से, मैं कहीं भी जाऊँगा लेकिन अब यहाँ नहीं रुकूँगा, बस मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल गया। वांग जी जो वहीं खड़ा था, विंग के निकल जाने के बाद उसने शुयांग से कहा, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो खुद भी निकल गया उसके पीछे। देन शुयांग वेंची की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उन दोनों का किला नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना होगा। वेंची ने कहा, हम समझते हैं, वैसे तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। शुयांग ने कहा, तुम लोगों का धन्यवाद, तुम दोनों ने उन दोनों को रखा यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ, वरना मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी, बाय। ऐसा बोलकर शुयांग निकल गया। वो वांग जी का पीछे कर रहा था, वांग जी विंग का पीछे कर रहा था और विंग गुस्से में चले जा रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड हैप्पी जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखना, बाय।